नमस्ते। द एक्सप्लेनर। आज मैं द इनविजिबल नामक एक रहस्य थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं। आगे स्पॉइलर है, ध्यान रखें और अपना ख्याल रखें। फिल्म निक पॉवेल के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक हाई स्कूल का सीनियर है और जल्द ही अच्छे अंकों के साथ पास होने वाला है। कुछ साल पहले उसके पिता का अचानक निधन हो गया, जिसके बाद उसकी मां डायना ने लगभग हर चीज की जिम्मेदारी संभाली। उसने खुद को संभाला, फाइनेंशियल सिचुएशन को संभाला और अपने बेटे के जीवन का सूक्ष्म प्रबंधन करना शुरू कर दिया। डायना चाहती है कि उसका बेटा एक सुरक्षित पारंपरिक करियर बनाए, लेकिन निक, जो पढ़ाई में अव्वल है, लेखन और साहित्य का शौक रखता है, वास्तव में वो अपना मॉर्निंग सेरेमनी छोड़कर लंदन जाना चाहता है, लेखक कार्यशाला कार्यक्रम के लिए। दूसरे शब्दों में, निक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। फिर दृश्य पॉवेल परिवार में आता है, जहां एक बड़ा जश्न चल रहा है। परिवार की मुखिया डायने पॉवेल उठती है और अपने बेटे की शैक्षणिक उपलब्धियों को पहचानते हुए भाषण देती है। फिर वो निक के नाम पर टोस्ट उठाती है और उसे एक उपहार देती है, जिस पर उसका नाम खुदा हुआ होता है। हालांकि निक सिर्फ उसे मनाने के लिए आयोजित की गई इस पूरी पार्टी से बहुत खुश नहीं दिखता। वो मेहमानों से दूर चला जाता है, केक का एक टुकड़ा लेता है और गैरेज में प्रवेश करता है। वो एक वर्क बेंच के बगल में बैठता है और अचानक अपने चेहरे पर एक शॉटगन खींचता है। लेकिन ये सारी घटनाएं सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है, क्योंकि निक जल्द ही सुबह चौंक कर उठता है। थोड़ी देर बाद वो नीचे रसोई में जाता है, जहां उसकी मां डाइनिंग टेबल के पास बैठी होती है। उसने नाश्ते के लिए आकार के 2 अंडे और बेकन तैयार किए हैं। हाँ, डाइने अखबार पढ़ने में व्यस्त है जब निक उसे बीच में रोकता है। वो पूछता है कि क्या उसने लंदन में लेखकों की कार्यशाला के बारे में सोचा है, बल्कि खारिज करते हुए डाइने जवाब देती है कि उसे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, चूंकि निक पहले से ही जानता है कि वो कार्यशाला के बारे में कैसा महसूस करती है। इसलिए यह स्पष्ट है कि वो चाहती है कि उसका बेटा अमेरिका में रहे और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करे। दिन की इस निराशाजनक शुरुआत के बाद निक अपनी साइकिल पकड़ता है और स्कूल की ओर चल पड़ता है। यह पता चलता है कि वो पैसे के बदले में अपने साथी छात्रों के लिए होमवर्क करता है। वो अपने एक दोस्त को असाइनमेंट देता है और स्कूल के गलियारे में खुद को जल्दी से पैसे कमाता है। इसी समय निक के सबसे अच्छे दोस्त पीटर एगन को लड़कों के बाथरूम में छात्रों के एक गिरोह द्वारा धमकाया जा रहा है। गिरोह की नेता एनी न्यूटन नाम की एक क्रूर लड़की है, जो अक्सर छोटे मोटे अपराधों में शामिल रहती है। उसने कुछ दिन पहले पीटर को एक चोरी का फोन बेचा था और उसने उस समय आधे पैसे दे दिए थे। अब वो बाकी पैसे चाहती है, लेकिन पीटर के पास एक पैसा भी नहीं है। अगर वो जल्दी पैसे नहीं देता है तो एनी उसकी उंगली काट देने की धमकी देती है। फिर वो बाथरूम से बाहर निकलती है और उसके गुर्गे उसका पीछा करते हैं। बढ़िया काम एनी, बहुत बढ़िया। दोपहर के भोजन के समय निक उसके समूह के पास जाता है और उस फोन के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है, जो उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उससे खरीदा था। वो मेज पर डॉलर की गड्डी रखता है और एनी से पूछता है कि क्या यह पर्याप्त है। हालांकि वो दयालुता से जवाब नहीं देती है और उसे अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। निक फिर झुकता है और एनी से कहता है कि वो भावनात्मक रूप से टूटी हुई व्यक्ति है। ये अपेक्षित रूप से धमकाने वाले को अपमानित करता है और वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है। कुछ क्षण बाद उन दोनों को फटकार लगाई जाती है और प्रिंसिपल के कार्यालय में ले जाया जाता है। हेडमास्टर घटना के बारे में पूछताछ करता है और निक मजाक में जवाब देता है कि एनी उसे आकर्षित करती है, लेकिन प्रिंसिपल मूर्खता के मूड में नहीं है और तुरंत एनी को घर जाने के लिए कहता है। फिर वो निक को चेतावनी देता है कि वो ऐसे लोगों पर समय बर्बाद न करे जिनके पास कोई नहीं है। भविष्य उनके सामने कहीं और है। एनी अपने फ्लैट में लौटती है, एक गंदा टूटा हुआ घर जहां वो अपनी सौतेली मां, पिता और एक छोटे भाई विक्टर के साथ रहती है। उसकी सौतेली मां अपनी सभी जिम्मेदारियों को अनदेखा करते हुए धूम्रपान और टीवी देखने में व्यस्त है। इससे एनी क्रोधित हो जाती है, जो विक्टर को खाना न खिलाने के लिए उसे डांटती है। वो उसे सोफे से उठने और पूरा दिन सिगरेट फूकने में न बिताने की धमकी देती है। सौतेली मां अपने पति से शिकायत करती है और उसे कुछ कहने के लिए कहती है, लेकिन वो एनी से सहमत हो जाता है। जल्द ही दंपति बहस करना शुरू कर देते हैं और पूरे घर में जोर जोर से गालियां दी जा सकती हैं। लेकिन एनी को इसकी आदत हो गई है, इसलिए वो बस विक्टर को खाना खिलाती है और अपने कमरे में चली जाती है। उस रात बाद में पीटर निक के घर आता है और दोनों दोस्त बातचीत करते हैं। पीटर पूछता है कि क्या निक उस पार्टी में जा रहा है जिसे उनके एक सहपाठी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बाद वाला जवाब देता है कि वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसे कहीं और जाना है। निक फिर उसे एक किताब देता है जिसमें उसने लंदन के लिए एक हवाई जहाज का टिकट छिपा रखा है। इससे पीटर को आखिरकार समझ में आ जाता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त कमरे में भाग लेने के लिए उड़ रहा है, लेखक कार्यशाला कार्यक्रम। वो पूछता है कि क्या श्रीमती पॉवेल को इस बारे में पता है, और निक जवाब देता है कि उन्हें नहीं पता। उसका दावा है कि उसके पिता के निधन के बाद उसकी मां ने उसके पूरे जीवन की योजना बनाकर उसे परेशान कर दिया है। इस बीच एनी अपने अपराधी प्रेमी मार्कस बोहेम के साथ बाहर जाती है।
वे शहर की ओर बढ़ते हैं, जहां मार्कस एक महंगी दिखने वाली कार में घुस जाता है। एनी एक ज्वेलरी शॉप की खिड़की तोड़कर उसमें से एक सुंदर हार चुराकर आगे निकल जाती है। इसके बाद दोनों चोरी की गई कार में भाग जाते हैं, संभवतः मौज मस्ती के लिए ही टेंडरन करने के लिए। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, अगली सुबह एनी अपने अपराधी प्रेमी के साथ रात बिताने के बाद स्कूल जाने की तैयारी करती है। मार्कस उसे चोरी किए गए गहनों वाला बैग छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो उस पर उतना भरोसा नहीं करती। इससे मार्कस इतना क्रोधित हो जाता है कि उसके जाने के बाद वो अधिकारियों को उसके अपराध के बारे में सूचित करता है। कुछ समय बाद एनी स्कूल पहुंचती है और चोरी किए गए हार को अपने लॉकर में रख लेती है। पीटर, जो पास में खड़ा है, गलती से उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो रास्ते से हटने ही वाला था कि एनी ने उसे अपनी ओर घूरते हुए देखा। चीजें तब बिगड़ने लगी जब कुछ ही समय बाद पुलिस स्कूल पहुंची और एनी को चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वे उसके लॉकर को भी तोड़ते हैं और चोरी के गहने खोजते हैं। बाद में एनी अपने प्रेमी को फोन करती है और उसे बताती है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। वो निर्दोष होने का नाटक करता है, जबकि वो दावा करती है कि उसे पता है कि किसने उसके बारे में बताया था। बाद में जब निक घर पहुंचता है तो उसकी मां उसे बताती है कि एयरलाइन ने फोन किया था। वो बताती है कि उसकी उड़ान को पुनर्निर्धारित कर दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अब उसे उसकी लंदन यात्रा के बारे में पता चल गया है। घबराए हुए निक ने कहा कि वो समझा सकता है, लेकिन उसकी मां उसके कार्यों से निराश लगती है। उस रात बाद में पीटर एक हाउस पार्टी में जा रहा था जब एनी और उसके समूह ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसे लगता है कि पीटर ने ही उसके बारे में बताया था और वह इसका बदला लेना चाहती है। बेचारा पीटर इतना घबरा जाता है कि वो मौके पर ही एक झूठी कहानी गढ़ लेता है। ये सोचकर कि निक पहले से ही लंदन के लिए अपनी उड़ान पर है, वो झूठ बोलता है कि निक ने ही पुलिस को पूरी बात बताई थी। फिर दृश्य घर की पार्टी में बदल जाता है, जहां हम देखते हैं कि निक ने लंदन जाने के बारे में अपना मन बदल लिया है। वास्तव में वो अपनी टिकट और होटल बुकिंग पार्टी में एक अनजान लड़की को दस्तावेज सौंपता है। फिर वो घर से निकल जाता है और टहलने निकल जाता है। तभी एक पुरानी टूटी फूटी कार उसका पीछा करती है। पता चलता है कि जैसे ही वो सड़क के एक शांत हिस्से पर पहुंचता है, एनी और उसके गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं। वे वाहन से उतरते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। पीट को कार के अंदर से ये सब देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उसके सबसे अच्छे दोस्त को बेरमी से फर्श पर पटक दिया जाता है। कुछ सेकंड बाद एनी निक के पास जाती है और व्यंग्यात्मक ढंग से उससे पूछती है कि अब कौन टूटा हुआ है। निक ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि वो अभी भी भावनात्मक रूप से टूटी हुई है। इससे एनी भड़क जाती है और पागलपन के एक पल में वो निक को अपनी पूरी ताकत से लात मारती है। बेचारा लड़का फिर सड़क से लुढ़क कर नीचे गिर जाता है और उसका सिर एक पत्थर से टकरा जाता है। निक का अंत। अब उनकी हरकतों से घबराकर गिरोह के सदस्यों में से एक निक की जांच करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह मुश्किल से सांस ले रहा है। समूह भयभीत है कि वे अभी अभी किसी हत्या का हिस्सा बन गए हैं। एनी अचानक अपने होश में आती है और अपने गुर्गों को निक को उठाने का आदेश देती है। वे अनिच्छा से ऐसा करते हैं और उसे जंगल में ले जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान निक की घड़ी जमीन पर गिर जाती है, लेकिन किसी को इस पर ध्यान नहीं जाता। समूह उसके शरीर को एक तूफानी नाले में फेंक देता है, उसे ढक देता है और फिर वहां से चला जाता है। इस भयावह घटना के बाद एनी अपने प्रेमी के घर जाने का फैसला करती है। वो जल्द ही वहां पहुंच जाती है और तुरंत उसके सामने कबूल करती है कि उसने निक को मार डाला है। वो अपने प्रेमी से अपराध को छिपाने के लिए एक विश्वसनीय कहानी बनाने में मदद करने की विनती करती है, लेकिन मार्कस उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर है कि पुलिस उसे भी पकड़ लेगी। इस विश्वासघात से क्रोधित होकर एनी अपने प्रेमी को याद दिलाती है कि वो उन सभी कारों का पता बता सकती है जो उसने वर्षों से चुराई है। फिर वो पास के पुल पर जाती है और उसके नीचे अपने कपड़े जला देती है। इस बीच घटनाओं के एक चौंकाने वाले मोड़ में अगली सुबह पूरी तरह से स्वस्थ और सुरक्षित निक झाड़ियों से निकलता है। वो हमेशा की तरह स्कूल जाता है और अपने सहपाठियों से बात करने की कोशिश करता है। हालांकि निक को जल्द ही पता चलता है कि कोई भी उसे देख या सुन नहीं सकता है। वो हंगामा करने की भी कोशिश करता है और पास की शेल्फ पर एक किताब फेंकता है, लेकिन कक्षा से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। निक फिर प्रिंसिपल के कार्यालय जाता है, जहां वह अपनी मां को फोन पर सुनता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज नहीं पहुंचती। भ्रमित और डरा हुआ निक वापस घर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सड़क के बीच में एक कार से टकरा जाता है। फिर एक बड़ा मालवाहक ट्रक उसके ऊपर से गुजरता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो इससे बाहर निकल जाता है। दोनों दुर्घटनाएं बिना किसी चोट के हुई। किशोर को यह भी एहसास होता है कि सड़क पर चल रहे लोगों में से किसी ने भी उसे नहीं देखा। वो कार से टकरा गया। कुछ ही समय बाद निक घर पहुंचता है और अपनी मां को स्थानीय पुलिस से फोन पर बात करते हुए देखता है।
वो उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हर किसी की तरह वो उसे सुन या देख नहीं पाती। पता चलता है कि उसने रिपोर्ट की है कि उसका बेटा लापता है और अधिकारी उसके ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। इससे आखिरकार निक को एहसास होता है कि वह मर सकता है। कुछ समय बाद जासूस केट और ब्रायन निक के अचानक गायब होने की जांच शुरू करते हैं। वे पास के जंगल में कुछ मीटर अंदर टायर के निशान देखते हैं और जमीन पर पड़ी एक कार का टूटा हुआ साइड व्यू मिरर भी देखते हैं। दोनों को स्कूल में कुछ दिन पहले एनी और निक के बीच हुए विवाद के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसलिए वे एनी के घर जाते हैं और उसे छत पर बैठे हुए पाते हैं। जासूस ब्रायन, जो कभी एनी के पिता के साथ काम करता था, पूछता है कि क्या उसने हाल ही में निक को देखा है। वो झूठ बोलती है कि उसने स्कूल में बहस के बाद से उसे नहीं देखा है। ब्रायन जानता है कि एनी अपने पिता की दूसरी शादी के कारण कठिन समय से गुजर रही है और उसे छोड़ देने का फैसला करता है। तुमने शायद उस बच्चे को मार दिया हो, लेकिन ये ठीक है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। वो बस उससे कहता है कि अगर उसे कुछ भी संदिग्ध लगे तो उसे अकेला छोड़ने से पहले उनसे संपर्क करे। इस बीच जंगल में निक की तलाश के लिए एक खोज दल का गठन किया जाता है। आखिरकार इस सब में पीट कहाँ है? दूसरी तरफ निक, जिसने स्वीकार कर लिया है कि वो अब मर चुका है, अपने कमरे में सोच रहा है कि क्या करना है। वो जल्द ही कमरे के ठीक बाहर पोर्च की रेलिंग पर एक सुंदर पक्षी को देखता है। पक्षी गंभीर रूप से घायल लग रहा है और मरने वाला है, जबकि एक जीवित पक्षी अचानक उसके कंधे पर दिखाई देता है। ये बिल्कुल घायल पक्षी जैसा दिखता है और निक उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है, लेकिन जीवित पक्षी उसी क्षण गायब हो जाता है जब घायल पक्षी बाहर पोर्च पर मर जाता है। इससे आखिरकार निक को एहसास होता है कि क्या हो रहा है। वो मरा नहीं है, लेकिन उसे शरीर से बाहर निकलने का अनुभव हो रहा है। वास्तविक दुनिया में मरने के बाद उसका आध्यात्मिक रूप गायब हो जाएगा। इस बीच जासूस ब्रायन मार्कस से उसके गैरेज में मिलने जाता है और ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती के बारे में पूछता है। मार्कस कहता है कि उसे घटना के बारे में कुछ नहीं पता और वह झूठ बोलता है। वो यहां काम कर रहा था, लेकिन जासूस पूरी तरह आश्वस्त नहीं है और मार्कस से कहता है कि अगर वो एनी से मिले तो पुलिस स्टेशन को फोन करे। उस दिन बाद में घबराया हुआ मार्कस सड़क पर पीट को रोकता है और उसे सूचित करता है कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। दोनों जंगल में लौटते हैं जहां निक को आखिरी बार देखा गया था। फिर वे चुपचाप निक के शरीर को स्टॉर्म ड्रेन से बाहर निकालते हैं और उसे एक अलग स्थान पर ले जाते हैं। इसके बाद मार्कस एनी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो नियंत्रण से बाहर हो रही है। वो उससे ट्रेन स्टेशन के पास मिलने के लिए कहता है, लेकिन कहता है कि वो बस उससे बात करना चाहता है। बदले में एनी पीटर को भी मिलने की जगह पर बुलाती है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। कुछ समय बाद तीनों निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचते हैं। मार्कस तुरंत अपने इरादे स्पष्ट करता है और एनी पर बंदूक तानता है। फिर वो पीट को अपना मुंह बंद रखने का आदेश देता है और उसे घर वापस जाने की अनुमति देता है। लेकिन इस समय कई पुलिस वाले उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। एनी ध्यान भटकाने का फायदा उठाती है और मार्कस से बंदूक छीनकर सुरक्षित भागने से पहले भाग जाती है। निक, जो पुलिस के साथ आया था, चिल्लाता है कि वे उसे पकड़ लेंगे और उसके आश्चर्य के लिए वो चिल्लाकर जवाब देती है कि कभी नहीं। यह स्पष्ट है कि एनी निक को कुछ हद तक सुन सकती है, हालांकि वो उसे देख नहीं सकती। अगले दिन वो निक के घर पहुंचती है। स्कूल के जिम में रात बिताने के बाद वो चुपके से उसके कमरे में जाती है और उसके बचपन की तस्वीरें देखती है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि निक उससे बहुत अलग नहीं है। आखिरकार वे दोनों एक टूटे हुए घर में पले बढ़े और भावनात्मक रूप से दूर रहने वाले माता पिता जैसी समान समस्याओं का सामना किया। जाहिर है वे दोनों ये भी जानते थे कि निक कहाँ रहता है। यह तथ्य कि उसने गुस्से में आकर उसे मार डाला उसके विवेक पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन इससे पहले कि एनी कुछ और जान पाती, उसे भागने पर मजबूर होना पड़ता है। जब निक की मां अचानक कमरे में आ जाती है, वो जंगल में उस जगह पहुंचती है जहां उसने निक को आखिरी बार देखा था, जहां वो बहुत डरी हुई थी। एनी को उसका शव स्टॉर्म ड्रेन के नीचे नहीं मिल पाता, हालांकि उसे पास में एक निकोटीन गम पैक मिलता है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि मार्कस भी यहां आया था। जल्द ही एनी अपने प्रेमी को खोजती है और उसे बंदूक की नोक पर घसीटकर एक किनारे पर ले जाती है। मार्कस अंततः स्वीकार करता है कि उसने निक के शरीर को उसकी पिछली स्थिति से हटा दिया था। यह अब पास के एक बांध के पैर पर पड़ा है, जो लगभग आधे घंटे में खुल जाएगा। यह सुनकर एनी वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मार्कस, जो एक बंदूक छिपा रहा है, उसके पेट में गोली मार देता है। एनी जवाब देती है और उसे कंधे पर गोली मारती है। वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है, लेकिन जासूस ब्रायन को कॉल करने और उसे यह बताने में कामयाब हो जाती है कि निक का शरीर कहाँ है। इसके तुरंत बाद पुलिस स्थानीय बांध पर पहुंचती है और समय रहते निक का पता लगाने में कामयाब हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसे आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। निक को भले ही बर्फीले पानी से बचा लिया गया हो,
लेकिन उसकी जान अभी भी खतरे में है। वो मरा नहीं है क्या? दूसरी ओर गोली लगने के कारण बहुत ज्यादा खून बह रहा एनी अस्पताल में ठोकर खाता हुआ पहुंचता है। उसका विवेक भारी है और वो अपने द्वारा किए गए सभी भयानक कामों के लिए पश्चाताप करना चाहती है। इसलिए वो आईसीयू में चली जाती है जहां निक को रखा गया है और उससे माफी मांगती है। एनी उसके बगल में लेट जाती है और धीरे धीरे निक की आत्मा उसके अपने शरीर में वापस आ जाती है। दुर्भाग्य से ऐसा करके बिंदु एनी ने बहुत ज्यादा खून खो दिया है और वो अंततः अपनी चोटों के कारण दम तोड़ देती है। उसका अंतिम कार्य उसी व्यक्ति को बचाना था जिससे वो कुछ दिन पहले ही नफरत करती थी। फिल्म तब समाप्त होती है जब निक कुछ सप्ताह बाद एनी के भाई विक्टर से मिलने जाता है और उसके साथ खेलता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।